चंपावन गांव जो कभी हरा भरा हुआ करता था, वो पिछले 1 साल से बारिश न होने की वजह से पूरी तरह बदल चुका था। जो पेड़ कभी सीधे और हरे खड़े रहते थे, आज वही पेड़ सूखे झुके हुए खड़े थे। जिन खेतों में कभी हरी भरी फसल उगती थी, आज उन खेतों में सिर्फ सूखी मिट्टी और दरारें हैं। हे देव, हे बाबा भैरवनाथ, अब तो मानो अरसा बीत गया है। अब तो बचा लो अपने इस चंपावन को। ये किसका श्राप आ लगा प्रभु? मंदार चुपचाप वहीं बैठा रहता है। तभी उसका पुराना दोस्त सुधीर वहाँ आता है। अरे मुझे लगा ही था तुम यहाँ मिलोगे भाई। अरे मंदार भाई, कब तक इस बंजर मिट्टी को टटोलते रहोगे? ये गांव अब नहीं बचने वाला। मैं अब भी कह रहा हूँ, चले जाओ आप भी यहाँ से। जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा, उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। इस मिट्टी में आज भी मेरी माँ की हाथ की रोटियों की सुगंध और मेरे बाबूजी की दिन रात की हुई मेहनत है भाई। हाँ, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस ये कहने आया था कि मैं और मेरा परिवार भी अब ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। मंदार कुछ पल उसकी ओर देखता है। उधर सुधीर भी वापस चल पड़ता है। मंदार जैसे ही लकड़ी बेचने के लिए गांव से बाहर जा रहा होता है, तभी उसे अपने गांव के कुछ लोग दिख जाते हैं। मंदार चुपचाप उन लोगों को वहीं खड़ा देखता रहता है। धीरे धीरे पूरा गांव खाली होता जा रहा है। आ गए मंदार बेटा। जी काका। बेटा, तुम छोड़ क्यों नहीं देते गांव को? रोज 10 मील आते हो पैदल ये लकड़ी बेचने। अरे कब तक ये सब झेलते रहोगे बेटा? अपनी मिट्टी को पीठ नहीं दिखा सकता हूँ मैं काका। हाँ, चंपावन गांव की मिट्टी चाहे कितनी भी सूखी हो बेटा, पर भाग्यवान बहुत है कि तेरे जैसे बेटे जने हैं उसमें। मंदार हल्का सा मुस्कुराता है। बेटा, मैं जानता हूँ तुम अपने गांव से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो गांव के साथ साथ तुम भी नहीं बच पाओगे बेटा। तो बस अपना ध्यान रखना। बाबा, आप तो इस गांव के रक्षक हैं ना? तो इस गांव का ऐसा हाल कैसे हो गया? क्या सच में कुछ गलत हो गया? मैं कुछ गलत कर रहा हूं बाबा, इस गांव को ना छोड़कर? क्या सच में सारी उम्मीदें जा चुकी हैं इस गांव के फिर से जीवित होने की? मंदार को अपने सवाल के जवाब में सुनाई दिया तो बस उड़ती हुई धूल का सन्नाटा। मैं कोशिश करनी नहीं छोड़ूंगा बाबा। मुझे पता है बाबा, आप मेरी बात सुन रहे हो। मंदार सर झुकाए अपने घर की ओर चल पड़ता है। मंदार जैसे ही घर में घुसता है, तभी उसे दिखता है कि सामने उसकी बीवी करुणा और उसका साला मनीष बैठे हैं। अरे मनीष, तुम कब आए? मनीष बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेता है और तभी मंदार की नजर करुणा के बगल में रखे 2 बंद कपड़ों की गठरियों पर पड़ती है। करुणा, तुम कहाँ जा रही हो? और ये कपड़ों की गठरियाँ क्यों बांधी हैं? मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। आपको जब बुद्धि आ जाए और आप इस गांव को छोड़ने का मन बना लो तो मुझे लेने आ जाना, वरना आपके साथ मैं भी भूखी मर जाऊंगी। अरे पर ये हमारा गांव है, इसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारा नहीं, आपका गांव है और ये गांव कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सारे खेत सूख चुके हैं, कुएं का पानी एकदम काला पड़ चुका है। जहाँ कभी नदी हुआ करती थी, आज वहाँ बस रेत है। रोज आप न जाने कितनी मीलों दूर से पानी भर कर लाते हैं,
लकड़ी बेचने के लिए भी आपको दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस गांव में तो कोई रहा ही नहीं। लेकिन फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हो। मैं अभी भी कहती हूँ, चलो हमारे साथ। मंदार बिना कुछ बोले अपना सर झुका लेता है। जैसी आपकी मर्जी, आपको रहना है तो रहो यहीं, लेकिन मैं नहीं रहने वाली इस गांव में। चलो मनीष। मंदार का हौसला अब पूरी तरह से बिखर जाता है। क्या सच में अब कोई उम्मीद नहीं है बाबा? क्या आप अपने गांव को यूं ही तबाह हो जाने देंगे? मंदार मटके का ढक्कन हटाकर देखता है कि अब मटके में भी थोड़ा ही पानी बचा है। फिर से भर कर लाना पड़ेगा। मंदार रोज की तरह मटका ले कड़ी धूप में दूसरे गांव के कुएं से मटका भरकर लाने के लिए निकल पड़ता है। मंदार कुछ दूर तक ही जाता है, तभी उसको जोरों की प्यास लगती है। पानी भी कम है मटके में, पर इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे ही वो मटके से पानी पीने के लिए उसे उठाता है, तभी एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाते हुए उसके पास आता है। बेटा, बहुत प्यास लगी है बेटा, थोड़ा पानी दे दो, पानी। मंदार कुछ पल के लिए मटके में बचे थोड़े से पानी को देखता है, लेकिन फिर मुस्कुराने लगता है। लीजिए काका। वो अपने हाथों से उन्हें पानी पिला देता है। बूढ़ा आदमी तभी वहाँ से संतुष्ट होकर चला जाता है और मंदार खाली मटका लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसके पैर डगमगाते हैं और वो गिरने लगता है। मंदार जैसे ही ऊपर देखता है, तभी उसका पूरा शरीर एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके मन में भैरव बाबा को देखते मानो कई सारे भावों का ज्वार एकदम से उमड़ पड़ता है। बाबा, भैरव बाबा, क्या ये सचमुच आप ही हैं? अपने सच्चे भक्त के बुरे समय में यदि मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा पुत्र? मंदार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा, बाबा सब कुछ छिन गया बाबा। मेरी बीवी चली गई, गांव उजड़ रहा है, खेतों की हरियाली रेत बन गई बाबा। वो लहलहाती फसलें अब सिर्फ यादों की परछाई रह गई हैं। मैं क्या करूं बाबा, क्या करूं? भैरव बाबा शांत स्वर में, पुत्र, बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है, पर जो उस अंधेरे में भी अपना विश्वास नहीं खोता, वही सच्चा भक्त होता है। तुम्हारा इस मिट्टी के लिए प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस गांव का रक्षक मैं नहीं, तुम हो मंदार। बाबा अपने हाथ से एक मिट्टी का कलश प्रकट करते हैं। इसे लो और इसका जल अपने खेतों में डाल दो। पर इतने पानी से भला क्या होगा बाबा? कर्म तुम्हारा है, फल मुझ पर छोड़ दो। परंतु एक नियम है जिसका तुम कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। हाँ, कैसा नियम? तुम ये कलश किसी और को नहीं दे सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो वो या उसके अलावा कोई भी मनुष्य इसे प्रयोग तो कर पाएगा, परंतु तुम फिर कभी इस कलश का उपयोग नहीं कर पाओगे। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाते हैं। मंदार कुछ पल तक वहीं खड़ा रह जाता है, फिर वो कलश से एक घूंट पानी पीता है। अरे ये तो कभी नहीं हो रहा है, ये तो कभी नहीं हो रहा है। मंदार जैसे ही वो पानी डालने लगता है तो कलश से पानी लगातार बहने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा खेत पानी से भर जाता है। मंदार घुटनों के बल गिर जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं।
मुझे पता था मेरी मातृभूमि और मेरे बाबा कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता था। मंदार अपने खेत की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगा लेता है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन की सुबह होते ही मंदार अपने हल के साथ उसके खेत में पहुंच जाता है और देखता है कि कल तक जो जमीन फटी हुई थी आज वही नमी से भरी हुई है, जिसे देख उसकी आंखों में फिर से उम्मीद भर जाती है। अब फिर से इस जमीन को जिंदा करने की बारी आ चुकी है। मंदार के चेहरे पर वही खुशी अब वापस आ जाती है जो कुछ वक्त से खोई हुई थी। अब बस आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो भैरव बाबा, और देखते जाओ कि कैसे सभी लोग हमारे गांव को फिर से हरियाली का स्वर्ग कहेंगे। मंदार पूरे मेहनत से अपने खेत में खेती करना शुरू कर देता है और रोज अपने जादुई कलश से अपने खेत की सिंचाई करने लगता है। जहाँ गांव के सभी खेत बंजर पड़े थे, वहीं मंदार के खेत में फसलें उगनी शुरू हो गईं। और तभी एक दिन गांव का एक आदमी रघुनाथ वहाँ आता है और उसके खेतों में खड़ी फसलों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे मंदार, अरे भाई, ये सब तुमने कैसे किया भाई? गांव में तो बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी और तुम्हारे खेत में फसलें उगना शुरू भी हो गई। मंदार कुछ पल के लिए रुकता है, कलश की तरफ देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है। बस भाई, मिट्टी से प्रेम किया है। आप जब तक मिट्टी का साथ नहीं छोड़ोगे ना, तब तक ये मिट्टी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। भाई कमाल कर दिया यार। गांव वालों को तो लगता था कि तुम बस यूं ही जिद पकड़ कर बैठे हो और कुछ सठिया वठिया गए हो, पर तुम्हारे इस गांव के लिए प्रेम ने तो सचमुच मानो यार रेत में फूल खिला दिया। सच में ये तो चमत्कार है भाई, चमत्कार। रघुनाथ मंदार को बधाई देकर वापस चला जाता है। दिन बदलते हैं और कुछ हफ्तों बाद देखते ही देखते पूरा खेत हरी भरी फसलों से लहलहा उठता है। वापस आ गई मेरे चंपावन की सांसें। लेकिन तभी उसकी नजर आसपास के खेतों पर पड़ती है, जो कि अभी भी सूखे फटे हुए थे। सिर्फ मेरे खेत में फसल हो और बाकी के खेत यूं ही रहे, ये तो गलत बात है। और तभी वो धीरे धीरे अपने आसपास पड़े सूखे खेत, पेड़, मुरझाई हुई पत्तियों को देखता है। ओहो, अरे मैं इन्हें कैसे भूल गया। माफ करना बाबा, अपने खेतों के लालच में मैं गांव को तो भूल ही गया था। कल से सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे गांव के खेत संभालूंगा। जो पेड़ आज मुरझाए हैं वो कल तक जरूर हरियाली से भर जाएंगे और फिर अपने खेतों की तरफ आते हुए मुझे एक बार फिर वही मधुर कोयल और चिड़ियों की आवाज सुनाई देगी। अगले दिन से ही मंदार गांव के और जंगल के सभी पेड़ पौधों को पानी देना शुरू कर देता है और धीरे धीरे और खेतों को जोतना शुरू कर देता है। अरे मंदार भाई, अरे ये खेत तो आनंद का है, तो आप इसमें क्यों काम कर रहे हो? अरे भाई, ये खेत हो चाहे कोई भी खेत हो, ये सब खेत है तो हमारे गांव का ही हिस्सा। तो अगर इनका ध्यान हम गांव वाले नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा भला? अरे भाई, तुम्हारा इस गांव के लिए भाव देखकर सच में मेरा मन भर आता है, पर ये सब कर कैसे रहे हो भाई? इसकी सिंचाई का पानी कहाँ से ला रहे हो? सब भैरव बाबा की कृपा है भाई। रघुनाथ बिना कोई बात वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। अब वो समय भी आ जाता है जब मंदार के खेतों की फसल पूरी तरह पक चुकी थी। आज तक इतनी ज्यादा और अच्छी फसल कभी नहीं आई थी मेरे खेतों में। मंदार पूरी फसल काटता है और बाजार ले जाकर बेच आता है।
जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मंदार शाम को खेती कर थका हारा अपने घर आता है। तभी उसे दिखता है सामने करुणा बैठी है। करुणा, तुम यहाँ? करुणा धीरे धीरे खड़ी होती है और मंदार की तरफ आती है। हाँ, आपके प्रेम ने इस गांव की किस्मत बदल दी। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, तो मेरा भी तो मन बदल दिया आपने। करुणा आगे बढ़कर मंदार के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके विश्वास पर सवाल उठाया। मंदार हल्का सा मुस्कुराता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर सब ठीक करेंगे। अगले दिन से करुणा और मंदार दोनों सारे खेत में काम शुरू कर देते हैं। मंदार और करुणा एक खेत में फसल काट रहे होते हैं कि तभी आनंद वहाँ आता है। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो भाई? मंदार उसकी ओर देखता है। अरे ये खेत तो मेरा है, तो फसल भी तो मेरी हुई। अरे तुम क्यों काट रहे हो उसे? करुणा आगे आती है। जब ये खेत सूखा पड़ा था तब तो आप इसे छोड़कर चले गए थे। ये फसल हमने उगाई। अरे भाई, जमीन मेरी है तो फसल भी तो मेरी ही होगी। ओहो, तुम हमारी जमीन पर भी खेती करके फायदा उठा रहे हो भाई। ये गलत बात है। मंदार धीरे से आगे आता है और करुणा के कंधे पर हाथ रखता है। भाइयों, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी जमीन पर कब्जा करने नहीं आया। मैं तो बस इस गांव को बचाना चाहता था। सब लोग चुप हो जाते हैं। पर अगर आप ये फसल बेचना चाहते हैं तो जरूर बेचिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस चाहता हूँ कि हमारा गांव फिर से पहले जैसा हो जाए, जहाँ हरे भरे पेड़ों पर कोयल बैठे, पक्षी गीत गाएं, खेतों में लहलहाती फसलों की खुशबू फिर से हमारे घरों को भर दे। मतलब भाई, तुम्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए क्या? और ये फसल भी हमारी है? नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि जो लोग इस गांव को छोड़कर गए थे वो वापस आ जाएं। भाई, मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ भाई। सच में भाई, तुम जैसा निस्वार्थ इंसान हमने पहली बार देखा है। माफ करना भाई। कुछ दिन बाद गांव में रौनक लौट आती है। लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी जमीन पर कोई फसल नहीं उग पाती। भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे खेतों में फसल कैसे उग रही है और हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं उग रहा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? मंदार चारों ओर नजर घुमाता है और देखता है कि उसके खेत के अलावा सारे खेत एकदम बंजर पड़े हैं। तभी उसकी नजर अपने मिट्टी के कलश पर जाती है। मंदार चुप रहता है। उसकी नजर मिट्टी के कलश पर जाती है। यदि तुमने ये कलश किसी और को दिया तो तुम इसका उपयोग फिर कभी नहीं कर पाओगे। मंदार गहरी सांस लेता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मंदार सबको कलश के बारे में सब बता देता है। ये कलश कभी खाली नहीं होता। आप लोग इसे ले जाइए और अपने खेतों को इस कलश के पवित्र पानी से सींचिए। पर भाई, फिर आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। मंदार हल्का मुस्कुराता है। अगर मेरे एक खेत के बदले पूरा गांव बच सकता है तो इससे अच्छा और क्या होगा भाई। वो जैसे ही कलश की तरफ आगे बढ़ता है, तभी कलश से दिव्य रोशनी बाहर आने लगती है। सब लोग उस रोशनी से घबरा जाते हैं और मंदार भी डरकर वो कलश नीचे रख देता है। तभी उसी रोशनी से भैरव बाबा प्रकट होते हैं। पुत्र, तुमने एक बार फिर इस गांव के लिए अपने सच्चे प्रेम और निष्ठा को सिद्ध कर दिया। मंदार की आंखों से आंसू छलक उठते हैं। तुम्हारा त्याग और प्रेम ऐसा है जो देवताओं का भी मन मोह ले। तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश हो जाती है। अरे अरे, बारिश आ रही है भैया। अरे अरे, बारिश आ रही है भैया। हाँ भैया, बारिश आ रही है।
देखो कैसे झूम के आ रहा है बादल। आहा, कैसे झूम के आ रही है फुहारे भैया। आहा। सभी खुशी से झूम उठते हैं और भैरव बाबा मंदार की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। सब गांव वाले हाथ जोड़कर सर झुका लेते हैं। बाबा, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। हाँ हाँ बाबा, क्षमा कर दीजिए। मंदार आगे बढ़ता है। आज से हर दिन भैरव बाबा को चढ़ावा चढ़ाया जाएगा, जिन्होंने हमारे गांव को फिर से जीवित कर दिया।